बनारस की उन तंग गलियों में जहां गंगा की आरती की आवाज गूंजती है, वहीं एक ऐसी इमारत है जिसे लोग कचहरी कहते हैं। इस कचहरी के गेट नंबर 5 पर पिछले 20 सालों से एक भिखारी बैठता था। लोग उसे पागल कहते, उसे ठोकर मारते, उसके खाली लोटे का मजाक उड़ाते, लेकिन किसी ने उसके फटे हुए झोले के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। अगर कोई झांकता तो उसे पता चलता कि उस झोले में कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि इस शहर के सबसे बड़े गुनाहगारों की मौत की इबारत लिखी थी। वाराणसी की वो कचहरी जहां न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है, वहां की सुबह किसी युद्ध के मैदान जैसी होती है। सुबह के 10 बजते ही काले कोट पहने वकीलों का हुजूम उमड़ने लगता है। टाइपराइटरों की खटखट की आवाज ऐसी लगती है जैसे हजारों लोग एक साथ अपनी किस्मत लिख रहे हों। हर तरफ मुंशियों की चिल्लाहट, चाय के कुल्हड़ों की खनक और पुलिस की गाड़ियों के सायरन का शोर था। इसी शोर के बीच गेट नंबर 5 के पास एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की जटाएं इतनी लंबी हैं कि वे जमीन को छूकर फिर से मिट्टी में समा जाती हैं। उसी पेड़ की छांव में अपनी फटी हुई बोरी बिछाकर बैठा रहता था साया बाबा। साया बाबा का हुलिया ऐसा था कि कोई भी देखकर घिना जाए। उलझी हुई सफेद जटाएं जिनमें बरसों से कंघी नहीं लगी थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे और चेहरे पर झुर्रियों का एक ऐसा जाल जैसे किसी ने नक्शा खींच दिया हो। उनके सामने एक पीतल का लोटा रखा था जो कई जगहों से पिचक चुका था। बाबा अक्सर घंटों तक अपनी फटी हुई आंखों से कचहरी की मुख्य इमारत को ताकते रहते थे। पास खड़े कुछ मुवक्किल बातें कर रहे थे। एक ने कहा, देख रहे हो इस पागल को? सुना है 20 साल से यहीं बैठा है। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ भाई, लोग कहते हैं कि इसका कोई केस था जो ये हार गया और तब से इसका दिमाग चल गया। बाबा ने उनकी बात सुनी। एक फीकी मुस्कुराहट उनके सूखे होठों पर आई और वे धीरे से बुदबुदाए, केस अभी हारा नहीं हूं बेटे, अभी तो असली गवाहों का कटघरे में आना बाकी है। न्याय की चक्की धीरे चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। तभी अचानक कचहरी के मुख्य द्वार पर 3 चमचमाती काली एसयूवी गाड़ियां आकर रुकीं। गाड़ियों के रुकते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले जो अब तक सुस्त बैठे थे, एकदम से सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। गाड़ियों से काले चश्मे पहने हुए हट्टे कट्टे अंगरक्षक उतरे और उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बना लिया। तभी बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर निकला दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह, जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर सत्ता और अहंकार की जो चमक थी वो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। उसने सफेद रेशमी कुर्ता पहना था और गले में सोने की एक मोटी चेन लटक रही थी। दिग्विजय इस शहर का वो बेताज बादशाह था जिसने जमीनों के कब्जों और हत्याओं के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उसके पीछे उसका सबसे वफादार और खूंखार गुंडा कालिया चल रहा था। दिग्विजय आज यहां एक बहुत बड़े जमीन के घोटाले के मामले में अपनी अंतिम गवाही देने आया था। उसने गंगा विहार नाम के एक अनाथालय की जमीन को कागजों में हेरफेर करके अपने नाम करवा लिया था। भीड़ में से एक दुबला पतला आदमी जिसका नाम रामू था, दौड़ता हुआ आया और दिग्विजय के जूतों पर गिर पड़ा। रामू रोते हुए, साहब, खुदा के लिए रहम कीजिए, मेरी बच्ची उस अनाथालय के मलबे में दबकर मर गई। पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही, सब कहते हैं कि आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। साहब, मेरी गुड़िया को इंसाफ दिला दीजिए। दिग्विजय सिंह रुका। उसने अपने महंगे चश्मे के ऊपर से रामू को देखा। उसके चेहरे पर दया का एक भी भाव नहीं था। उसने नफरत से अपना पैर पीछे खींचते हुए कहा, देख भाई, शहर की तरक्की की राह में कुछ छोटे मोटे पत्थर तो आते ही हैं। तेरी बच्ची मर गई, बुरा हुआ, पर अगर तू ज्यादा शोर मचाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि तुझे भी अपनी बच्ची के पास जाना पड़े। कानून मेरी जेब में है और इंसाफ मेरे जूतों के नीचे। इतना कहकर दिग्विजय आगे बढ़ा। तभी दिग्विजय का महंगा जूता साया बाबा के लोटे से टकराया। लोटा छिटककर दूर एक गंदी नाली में जा गिरा। दिग्विजय सिंह रुका और उसने चिढ़कर साया बाबा की तरफ देखा। ये गंदगी यहां क्या कर रही है? गार्ड, इस भिखारी को यहां से उठाओ और नाली में फेंक दो। एक गार्ड ने साया बाबा को जोर से धक्का दिया। बाबा का संतुलन बिगड़ा और उनका सिर जोर से पत्थर के एक खंभे से टकराया। ठक की एक आवाज आई और बाबा के माथे से खून की एक मोटी धारा बहने लगी। जैसे ही बाबा का सिर उस पत्थर से टकराया, उनके दिमाग के भीतर जैसे हजारों साल पुराना कोई बांध टूट गया। 20 साल से जमा धुंध छंटने लगी। उन्हें याद आया वे भिखारी नहीं थे। उन्हें याद आया उनका नाम रुद्र प्रताप सिंह था। वे वाराणसी के सबसे ईमानदार और कड़क जज थे। तारीख 15 अगस्त 2005। बनारस की सबसे काली रात। जस्टिस रुद्र प्रताप सिंह अपने चैम्बर में बैठे थे। उनकी पत्नी ममता उनके लिए कॉफी लेकर आई थी। ममता ने कहा था, रुद्र, आप आज बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? रुद्र प्रताप, ममता,
आज मैंने भानु प्रताप के खिलाफ फांसी की सजा लिख दी है। उसने इस शहर के 20 मासूमों का कत्ल किया है। मुझे धमकियां मिल रही हैं, पर मेरी कलम नहीं रुकेगी। ममता, आप सही काम कर रहे हैं। ईश्वर हमारे साथ है। तभी एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें उनके 8 साल के बेटे आर्यन की फोटो थी। रुद्र प्रताप ने वो कागज फाड़ दिया था, और उसी रात राजघाट पुल पर एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी। वर्तमान में जैसे ही बाबा ने आंखें खोलीं, उनके भीतर एक तूफान उठ चुका था। वे लंगड़ाते हुए कचहरी के पीछे की उन गलियों की तरफ बढ़े जहां प्रसाद मुंशी की गुमटी थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी पुरानी मशीन पर कुछ टाइप कर रहा था। बाबा, भारी आवाज में प्रसाद, क्या आज भी तुम टाइप करने के बाद कागज को स्याही से सूंघते हो? मुंशी प्रसाद के हाथ मशीन पर ही रुक गए। उसने धीरे से सिर उठाया। सामने एक खून से लथपथ भिखारी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वो तेज था जिसे मुंशी ने 20 साल पहले खो दिया था। मुंशी कांपती आवाज में, साहब, जस्टिस रुद्र प्रताप साहब, क्या यह मेरा भ्रम है? रुद्र प्रताप गुमटी के अंदर आए। प्रसाद, 20 साल तक मैं अपने ही साये से भागता रहा। मुझे बताओ, उस रात क्या हुआ था? मुंशी प्रसाद रोने लगा। उसने बताया कि कैसे एक्सीडेंट के बाद भानु प्रताप ने जश्न मनाया था और कैसे रुद्र प्रताप की पत्नी की मौत हो गई थी, पर आर्यन का कभी पता नहीं चला। रात के 2 बज रहे थे। रुद्र प्रताप और मुंशी प्रसाद रिकॉर्ड रूम पहुंचे। रुद्र प्रताप ने अपने जनेऊ में बंधा एक छोटा सा ताबीज खोला, जिसमें उनके पुराने लॉकर की चाबी थी। उन्होंने एक फाइल निकाली। प्रसाद, देखो, ये वही फाइल है। इसमें भानु प्रताप के उस बैंक खाते का जिक्र है जिससे उसने उस रात हत्यारों को पैसे दिए थे। तभी कालिया वहां पहुंच गया। कालिया, अरे ओ बुढ़े मुंशी साहब ने तुझे बुलाया है। रुद्र प्रताप ने मुंशी को छुपाया और खुद एक भारी लोहे की जंजीर उठाकर अंधेरे में खड़े हो गए। जैसे ही कालिया अंदर आया, रुद्र प्रताप ने जंजीर से उसका गला दबोच लिया। उनकी भुजाओं में 20 साल के संघर्ष की ताकत थी। कालिया, जाकर अपने मालिक से कहना कि तारीख तय हो चुकी है, कल सुबह 10 बजे कोर्टरूम नंबर 1 में। दिग्विजय को जब ये पता चला तो उसने मुंशी प्रसाद के घर पर हमला करवा दिया। रुद्र प्रताप वहां नहीं थे। दिग्विजय ने खुद मुंशी के सीने पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। मुंशी प्रसाद ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया, पर रुद्र प्रताप का पता नहीं बताया। अगले दिन कोर्टरूम का माहौल तनावपूर्ण था। जज अविनाश, जो दिग्विजय का पालतू था, फैसला सुनाने ही वाला था। चूंकि कोई गवाह नहीं है, इसलिए दिग्विजय सिंह को बेगुनाह माना जाता। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। दरवाजा खुला। रुद्र प्रताप सिंह अंदर आए। उन्होंने अपनी गंदी चादर फेंकी। अंदर से उन्होंने अपना पुराना काला गाउन निकाला, जिसे मुंशी ने बरसों से सीने से लगाकर रखा था। रुद्र प्रताप की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, अविनाश, तूने न्याय की कुर्सी को कलंकित किया है। मैं जस्टिस रुद्र प्रताप सिंह आज मौत के मुंह से वापस आया हूं। दिग्विजय सिंह चिल्लाया, यह पागल है, इसे बाहर निकालो। तभी एक युवा आईपीएस ऑफिसर अंदर आया। ऑफिसर, शांत हो जाइए दिग्विजय सिंह। मेरा नाम आर्यन सिंह है और मैं 20 साल पहले खोया हुआ जस्टिस रुद्र प्रताप का बेटा हूं। मेरे पास तुम्हारे हर जुर्म का वीडियो है, जो मुंशी जी ने मरने से पहले अपने फोन से क्लाउड पर अपलोड कर दिया था। बाप और बेटे की आंखें मिली। दिग्विजय को हथकड़ी लगा दी गई। रुद्र प्रताप ने उस कुर्सी की तरफ देखा जहां वे कभी बैठते थे। उन्होंने आर्यन को गले लगाया और कहा, न्याय कभी मरता नहीं आर्यन, वो बस सही समय का इंतजार करता है। बनारस के घाटों पर उस दिन एक अलग ही शांति थी। जस्टिस रुद्र प्रताप ने अपना गाउन वापस मुंशी जी की तस्वीर पर रख दिया। उन्होंने वापस गेट नंबर 5 की तरफ रुख किया। लोग हैरान थे। रुद्र प्रताप बोले, अब मैं जज की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अब मैं यहां बैठूंगा ताकि किसी और गरीब को इंसाफ के लिए 20 साल इंतजार न करना पड़े। अब गेट नंबर 5 ही इस शहर की सबसे बड़ी अदालत होगी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कुर्सी और ओहदा चला जाए, पर अगर इंसान की आत्मा और सच्चाई जिंदा है तो वो पूरे तंत्र को बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी जस्टिस रुद्र प्रताप सिंह के न्याय के वनवास की गाथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो और अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, सत्य की एक छोटी सी चिंगारी पूरे झूठ के साम्राज्य को भस्म करने के लिए काफी होती है। रुद्र प्रताप ने 20 साल भीख मांगी, अपमान सहा, लेकिन अपनी आत्मा का सौदा नहीं किया। क्या आपको भी लगता है कि आज हमारे समाज और अदालतों को ऐसे ही निडर और ईमानदार इंसानों की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छुआ है और आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें ऐसी और भी प्रेरक कहानियां लाने की ताकत देती है।
ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और सस्पेंस भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय हिंद।